हेलो एवरीवन, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। देखिए, ये जो अपन वीडियोस की सीरीज़ के अंदर जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसमें अपन ने 3 तरह की जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे रिलेटेड बात कर चुके हैं। सबसे पहले अपन ने किया था sp हाइब्रिडाइजेशन, फिर sp2 और फिर किया था sp3। और आज अपन डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद वाले जो अपन ने बात की थी आपका dsp3 या sp3d, d2, sp3 या sp3d2। तो ध्यान रखिए, अब यहाँ पर अपन जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें क्या बताया गया है कि जनरली जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें यदि आपके s और p ऑर्बिटल के अलावा यदि d ऑर्बिटल आपके संकरण में शामिल होकर हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाता है तो इस तरह से उसके द्वारा अलग अलग हाइब्रिड ऑर्बिटल या जो संकरण है वो शो किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर बात करें तो क्या बताया गया है कि जनरली आपका जो तृतीय आवर्त होता है, जो आपकी तृतीय आवर्त में अपन ने वहाँ पर देखा था कि उसमें आपके d ऑर्बिटल है वो क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है। और d ऑर्बिटल क्या करता है कि s और p ऑर्बिटल्स हैं इनके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करता है। जनरली क्या बताया गया है कि अपन यहाँ पर बात करें d ऑर्बिटल के लिए तो आपके क्या बताया गया है कि यहाँ पर 3s, 3p, 4s और 4p ये जो ऑर्बिटल्स हैं इनकी ऊर्जा इन d ऑर्बिटल्स की जो ऊर्जा है उसके लगभग क्या होती है, बराबर होती है। और इनके द्वारा क्या किया जाता है, आसानी से हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं वो इसके द्वारा क्या कर दिया जाता है, इनके द्वारा फॉर्म कर दिया जाता है। अब क्या बताया गया है, सामान्यतः 3s और 3d और इसी तरह से आपके 3p और आपका 4d इनके अंदर जनरली हाइब्रिडाइजेशन नहीं पाया जाता। इसका मेन कारण होता है कि इन दोनों में ऊर्जाओं का जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो यहाँ पर d ऑर्बिटल ये वाले फॉर्म नहीं होते, मतलब हाइब्रिड नहीं बनाते। आपका 3d और आपका 4s इनमें या 4p इनके अंदर आसानी से क्या कर दिया जाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्मेशन हो जाता है क्योंकि एनर्जी गैप बहुत कम होता है। अब देखिए, अपन बात करें कि सामान्यतः जो d ऑर्बिटल हैं उनमें आपके बात करें तो आपके यहाँ पर d ऑर्बिटल के अंदर 5 तरह के ऑर्बिटल्स हैं, उनका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। जिसमें अपन यहाँ पर बात करें तो एक तो आपका होता है dz स्क्वायर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। सामान्यतः ये दोनों ऑर्बिटल जब हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेंगे तो वहाँ पर आपका किस तरह का बॉन्ड बनेगा, वहाँ पर सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन किया जाता है और इनके द्वारा अलग अलग तरीके के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाए जाएंगे और उनका स्थायित्व आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन क्या बताया गया है कि कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स भी हैं वो प्राप्त हुए हैं, जनरली उनमें आपके ये दोनों न भाग लेकर आपके dx स्क्वायर, आपके dxy, dyz, dxz ये वाले ऑर्बिटल पे क्या करते हैं, आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल के अंदर भाग लेते हैं और जनरली इनके द्वारा किस तरह के बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है, आपके पाई बॉन्ड फॉर्मेशन किया जाता है। अब देखिए, इसका मेन कारण क्या होता है कि जनरली ये आपके निम्न ऊर्जा वाले कक्षक होते हैं, लो एनर्जी वाले, जिनमें इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन आपके आसानी से हो जाता है। ये आपके उच्च ऊर्जा वाले कक्ष कह सकते हैं। तो इनमें क्या है कि जनरली सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन की जाती है। तो अपन ने जब संकरण की परिभाषा के अंदर पढ़ रहे थे तो अपन ने वहाँ पर कहा था कि जनरली इनके द्वारा
सिग्मा बॉन्ड है उनका फॉर्मेशन आसानी से किया जा सकता है। तो सिग्मा बॉन्ड ही स्थायित्व के लिए क्या होती है, मुख्यतः जिम्मेदार होती है। पाई बॉन्ड जिम्मेदार तो होता है लेकिन कुछ कंडीशन के अंदर ही स्टेबिलिटी शो करता है, जैसे आपके आवेश स्थानांतरण कहा था, या फिर आपके विद्युत उदासीनता है, या फिर आपका कोई सैंडविच कंपाउंड है, उसमें इस तरह की कंडीशन होती है कि पाई बॉन्ड है वो स्थायित्व प्रदर्शित करता है और जनरली इसके द्वारा इस तरह का शो नहीं किया जाता। तो अब अपने बात करने वाले हैं अपना जो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है। तो यहाँ पर अपन बात करें अपना जो फोर्थ हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं अपन sp3d या dsp3 संकरण। तो यहाँ पर अपन ये कह सकते हैं कि संकरण का ऐसा प्रकार जिसमें एक s 3p और एक d ऑर्बिटल आपके हाइब्रिड होकर आपके sp3d या dsp3 संकरण है वो प्रदर्शित करते हैं, और इसके द्वारा जनरली जो ज्योमेट्री है वो आपके ट्राइगोनल बाई पायरेमिडल बनाई जाती है। साथ में यहाँ पर बात करें बॉन्ड एंगल की, तो जनरली यहाँ पर दो तरह के जो बॉन्ड एंगल हैं उसका फॉर्मेशन किया जाता है। एक तो 120 डिग्री और दूसरा 90 डिग्री। अब यहाँ पर अपने बात करें कि sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल किस तरह से फॉर्म हो रहे हैं, तो इधर देखिए सबसे पहले आपका s ऑर्बिटल, ये आपका गोलाकार, सामान्यतः दिशात्मक गुण नहीं पाया जाता। दूसरी बात करें आपका p ऑर्बिटल, इसको अपन px ये आपका py ये आपका pz। फिर बात करें कि तीन ऑर्बिटल p वाले, अब आपका एक ऑर्बिटल भाग लेगा ये आपका है dz स्क्वायर। अभी अपन ने थोड़ी देर पहला देखा है कि यहाँ पर जनरली आपका dz स्क्वायर क्या बना रहा है, आपके सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो क्या होगा कि इनमें ये सारे क्या है एक दूसरे के साथ कॉन्जुगेट होंगे, एक साथ संयुग्मित होंगे, जुड़ेंगे, और जुड़ने के फलस्वरूप ये क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल इस तरह से फॉर्म होता है कि इनके द्वारा ट्राइगोनल बाईपायरेमिडल स्ट्रक्चर फॉर्म की जाती है। किस तरह से फॉर्म होगी, तो अपन देखें इधर ये आपका सेंट्रल मेटल, और ये इसके साथ मेटल लिगेंड क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, इसके साथ बंध निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर देखें आपके 5 लिगेंड हैं। तो जनरली क्या बताया गया है कि यहाँ अपन ने इसका 2 तरह से बॉन्ड एंगल बताया है कि फर्स्ट यहाँ पर 120 का बॉन्ड एंगल पाया जाता है, 120 का आपके बॉन्ड एंगल पाया जाता है। तो ये वाला बॉन्ड एंगल, ये जो प्लेन में उपस्थित हैं ये और 3 लिगेंड, मतलब ये इस तरह से जो ट्राइंगल में उपस्थित है ना, ये एक तीनों, ये तो
प्लेन में उपस्थित होते हैं, तल में उपस्थित होते हैं, या इनको इस तरह से कह सकते हैं ये किस रूप में व्यवस्थित हैं, आपके इक्वेटोरियल पोजीशन के अंदर आपके उपस्थित हैं। ये आपके 120 का बॉन्ड एंगल बनाएंगे। मतलब आपके ये जो प्लेन है, इस प्लेन के अंदर ये जो एक दूसरे के साथ व्यवस्थित है। दूसरी बात करें कि यहाँ पर जो 90 डिग्री है, सामान्यतः ये इक्वेटोरियल पोजीशन के 90 डिग्री पे स्थित दो लिगेंड हैं, वो इस तरह से व्यवस्थित है। मतलब एक आपका ऊपर की तरफ और एक नीचे। जैसे आपकी ये प्लेन है ट्राइगोनल शेप में, और उसके एक ऊपर जस्ट ऐसे ही यहाँ पर लिगेंड उपस्थित है, और एक जस्ट नीचे वाले इस पोजीशन पे आपका दूसरा लिगेंड इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से क्या है, इनके द्वारा ट्राइगोनल बाईपायरामिडल शेप बनाई जाती है। अब देखें, जैसे ये प्लेन में उपस्थित है आपका एंगल, तो यहाँ वाला एंगल जो लिगेंड है, ये वाला इसके साथ, ये इसके साथ, ये इसके साथ, तो ऊपर पायरामिडल शेप बन जाती है। और सेम वही पायरामिडल शेप आपके नीचे की तरफ फॉर्म होती है। तो क्या बताया गया है, यहाँ पर जो पिरामिड शेप जो आकृति बनती है वो दो बन जाती है, इसलिए इसको बाईपायरामिडल भी बोला जाता है। तो इस तरह से क्या है, इनके अंदर शेप है वो बनाया जाता है। और ये आपकी एक्सियल पोजीशन है, ये आपकी इक्वेटोरियल पोजीशन, विषुवर्ती कह दें, और इसको अक्षीय पोजीशन कह दें। तो इस तरह से क्या है, इनमें व्यवस्था पाई जाती है। और यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली आपके पांचों जो आपके लिगेंड जुड़े हुए हैं, ये कभी भी समान दूरी पर व्यवस्थित नहीं मिलेंगे। 3 लिगेंड एक समान दूरी पर मिलेंगे और 2 लिगेंड एक समान दूरी पर मिलेंगे, जिसकी वजह से क्या बताया गया है कि जो अक्षीय स्थिति पे या जो एक्सियल पोजीशन पे आपका जो लिगेंड है, वो जनरली इनकी तुलनात्मक रूप से बात करें तो दूरी पर ज़्यादा व्यवस्थित होता है। मतलब ये ज़्यादा दूरी पर होगा, तो इसके द्वारा जो प्रतिकर्षण है वो भी क्या है, इसके द्वारा कम लगाया जाएगा, जिससे इस यौगिक का स्थायित्व आसानी से के ज़्यादा हो जाता है। तो इस तरह से इसमें आपके पोजीशन है वो देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल्स की। तो देखिए, एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका एग्जाम्पल रहेगा PCl5, जिसमें देखो जनरली यहाँ पर ये पूछा जाता है कि PCl5 में किस तरह का संकरण है वो पाया जाता है। दूसरा सवाल यहाँ से क्या बनेगा कि PCl5 में बॉन्ड एंगल कितना पाया जाता है। तो जनरली हमारे दिमाग में ये रहता है कि उसमें 90 डिग्री होता है, और आपका आंसर वही गलत हो जाए। तो दोनों आपके बॉन्ड एंगल इसमें पूछे जा सकते हैं। साथ में क्या पूछा जा सकता है कि इसके लिए किस तरह की जो शेप है वो बनाई जाएगी, या उसकी ज्यामिति क्या होगी, उसके बारे में पूछा जा सकता है। फिर पूछा जा सकता है कि इसमें कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन हो रहा है। और बहुत ज़्यादा अगर कोई डीप जाएगा तो ये पूछ सकता है कि PCl5 में उपस्थित d ऑर्बिटल किस प्रकार के होंगे, या किस टाइप, उनका टाइप क्या है, वो यहाँ पर ये पूछ सकते हैं। तो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा एग्जाम्पल आपका TeCl4। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका एग्जाम्पल है, इसके अंदर जनरली क्या है कि वही जो विस्पर थ्योरी के अंदर अपन ने बात की थी कि विस्पर थ्योरी है कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करती है, तो वहाँ पर अपन इसकी भी एक्सप्लेनेशन आपके जब विस्पर थ्योरी करेंगे तो इसमें अच्छे से करेंगे। नेक्स्ट बात करें तो आपका ClF3, यहाँ पर भी देखिए एकांकी युग्म, यहाँ पर भी एकांकी युग्म है, उसकी उपस्थिति के कारण क्या है, इनकी आकृति विकृत हो जाती है। अर्थात ये अपन ये कह सकते हैं कि सामान्यतः जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है उसके फलस्वरूप ट्राइगोनल
बाई पायरेमिडल स्ट्रक्चर फॉर्म होती है, लेकिन इनमें और इनमें एकांक युग्म की उपस्थिति के कारण इस जो आकृति है वो डिस्टोर्ट हो जाती है, उसमें विकृति आ जाती है। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करें ClF3, तो इनमें जनरली है वो आपका sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अपन ने देखो एक टाइप और लिख रखा है DsP3, तो देखिए उसमें कौन सा एग्जाम्पल है, तो आपका एक संकुल यौगिक आपने पहले भी पढ़ा है, तो ये आपका जो संकुल यौगिक है, इस संकुल यौगिक के अंदर आपका DsP3 हाइब्रिडाइजेशन आपके इसमें देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है, इस तरह से इसमें आपके बॉन्ड एंगल हैं वो इसमें अलग अलग तरीके से शो किए जाते हैं, अलग अलग बॉन्ड अलग अलग दूरी पर स्थित होते हैं। ऐसा आपका सेंट्रल मेटल है उसको अलग अलग लिगेंड आपके इलेक्ट्रॉन का डोनेशन करते हैं। जनरली यहाँ पर जो ऑर्बिटल भाग लेंगे, s ऑर्बिटल के अंदर p के 3 और आपका एक dz² वह क्या करेगा आपके यहाँ पर जो बॉन्ड आपके स्ट्रक्चर के अंदर हाइब्रिड ऑर्बिटल बना के इस तरह का फॉर्मेशन या ज्योमेट्री शो करेगा। तो ये था आपके sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन या DsP3 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें अपन यहाँ पर बात करें तो एक चीज़ और भी है कि जनरली यहाँ पर आपका जो Nd वाला आपके ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, भाग लेगा, मतलब ये आपका बाहरी यानी जो आउटर स्फीयर है वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका यहाँ पर भाग लेगा ऑर्बिटल। और यहाँ पर अपन बात करें तो यहाँ पर आपका N-1d वाला जो ऑर्बिटल है जिसको अपन ने आंतरिक ऑर्बिटल कहा था, इनर ट्रांजिशन ऑर्बिटल कहा था, वो क्या करेगा, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर भाग लेगा। और यहाँ वालों में जो इलेक्ट्रॉन है वो पहले भरा जाएगा डी वाले के अंदर, और यहाँ पर डी वाले जो हैं वो बाद में भरे जाते हैं इलेक्ट्रॉन के फलस्वरूप। अब यहाँ पर अपने एग्जाम्पल से अपने समझते हैं कि कौन सा है जिसके अंदर इस तरह से जो आपका हाइब्रिडाइजेशन है वो शो किया जाता है। तो अपना मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल मैंने अभी बताया है। सबसे पहले आपका जो एग्जाम्पल है इसमें मेन वो आपका PCl5 है, और PCl5 के थ्रू अपन देखेंगे कि इसमें किस तरह से आपका sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन है वो इसमें शो किया जाता है। तो सबसे पहले अपन बात करें PCl5 के अंदर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन PCl5 कंपाउंड। यहाँ पर देखिए सबसे पहले अपन बात करें ये जो हाइब्रिडाइजेशन है आपका, इसमें आपका जो सेंट्रल मेटल है वो क्या है, फास्फोरस है। इसमें अपन बात करें इसका जो Z है यानी इसका परमाणु क्रमांक आपके क्या होता है, 15 होता है। ये जो नाइट्रोजन ग्रुप है उसमें शामिल होता है, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मुथ। तो ये इस ग्रुप में क्या होता है आपका उपस्थित होता है। जनरली अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 और फिर इसके बाद नया जो ऑर्बिटल स्टार्ट होता है 3d, तो ये 3d वाला आपके क्या होता है, 0 होता है। देखिए एक तो तरीका आपको पूरा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे, दूसरा तरीका होता है कि आपको इतना ज़्यादा नहीं लिखकर आप किसी उत्कृष्ट गैस को शामिल करके आप क्या कर सकते हो, उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो भी लिख सकते हो।
अब यहाँ पर अपन बात करें कि फास्फोरस में जो ग्राउंड स्टेट है वो किस तरह से होगी। तो देखिए फास्फोरस के अंदर आपको पता है कि आपका एक तो 3 है S और दूसरा आपके 3p वाला है, वो ऑर्बिटल इसके अंदर शामिल है, और फिर आपका ये 3d वाला, सॉरी इसमें आपका 3p3 है। तो यहाँ पर अपन बात करें 2 इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन वाला ये हो गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब बात करते हैं कि यहाँ पर अपन बात करें तो PCl5 के अंदर 5 क्लोरीन परमाणु हैं, वो क्या करेंगे, इनके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल में अपना इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, साझा करेंगे। लेकिन अपन यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरली 1, 2, 3 आपके अनपेड जो ऑर्बिटल है वो यहाँ पर उपस्थित है। तो अपन ये कह सकते हैं कि यहाँ पर आपका क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन। तो ये इसकी एक्साइटेड स्टेज की बात करें तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, जनरली क्या बताया गया है कि आपका जो 3s होता है ऑर्बिटल, इस ऑर्बिटल से आपका इलेक्ट्रॉन का जो एक्साइटेशन है वो देखने को मिलता है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइट हुआ, एक इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पहले से है, और अगला एक इलेक्ट्रॉन अब ध्यान रखना है वो कभी भी इन p ऑर्बिटल के अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि किसी भी कक्ष में अधिकतम यदि एक इलेक्ट्रॉन होता है तो वो क्या है, स्थायित्व की अवस्था में होता है। तो क्या है कि प्रत्येक ऑर्बिटल यही चाहता है कि उसका स्थायित्व सबसे ज़्यादा हो। तो यहाँ पर ये अनपेड है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उपस्थित है, तो ये स्थायित्व की अवस्था में है। तो अगला इलेक्ट्रॉन कोई आएगा तो ये क्या करेंगे, जनरली उसको प्रतिकर्षित करेंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन उन कक्षकों में जाता है जहाँ पर प्रतिकर्षण सबसे कम हो या आपका प्रतिकर्षण नहीं किया जाता, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर उत्तेजित होकर यहाँ पर चला जाता है। इस स्थिति में अपन बात करें तो आपकी जो p ऑर्बिटल है वो आपके 5 तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या कर रहा है, यहाँ पर फॉर्मेशन कर रहा है। एक तो S, 3p और एक d वाला। तो अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह का हाइब्रिडाइजेशन दिखाया जा रहा है कि जनरली sp3d जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन किया जा रहा है। अब यहाँ पर अपन बात करें PCl5 के लिए, तो PCl5 के अंदर अपन बात करें तो अपन ने कहा कि 5 आपके क्लोरीन परमाणु क्या करेंगे, इसके साथ अपना बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे, साझा करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट इलेक्ट्रॉन आपका क्लोरीन एक S वाले के अंदर, ये Cl वाले में एक ये, और यहाँ वाले के साथ एक इलेक्ट्रॉन आपका इस तरह से साझा करेगा। तो इस तरह से क्या है कि आपका ग्राउंड स्टेट में बात करें तो आपके पास s ऑर्बिटल पूरा भरा हुआ और 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ पर प्राप्त होते हैं। लेकिन यहाँ पर ये एक दूसरे के साथ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनमें एक्साइट करने पर 3s का एक इलेक्ट्रॉन अगले नेक्स्ट nd कक्षकों में क्या होता है, चला जाता है, और उसकी वजह से 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल का यहाँ पर फॉर्मेशन होता है। 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो क्लोरीन परमाणु है वो क्या करेगा, अपने एक इलेक्ट्रॉन युग्म का यहाँ पर क्या कर देगा, यहाँ पर साझा करेगा, और इसके फलस्वरूप आपके sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन बनाया जाता है।
जिसके फलस्वरूप आपकी जो स्ट्रक्चर है वो ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल बना दी जाती है। आपका त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय संरचना है वो इसके द्वारा बनाई जाएंगी। अब यहाँ पर अपन बात करें तो ये जो स्ट्रक्चर आपकी फॉर्म हो रही है, जनरली अपन इसको दो तरीके से बना सकते हैं कि एक तो अपने इस तरह से सीधा बना दिया, दूसरा अपने अलग अलग ऑर्बिटल्स को भी यहाँ पर दिखाकर बना सकते हैं। जैसे अभी जो अपन ने स्टार्टिंग की थी आपके sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन की, कि वहाँ पर s ऑर्बिटल 3p x py pz भाग और एक dz² वो क्या करेंगे, ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, और उसके फलस्वरूप आपका जो 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो फॉर्म हो रहा है। अब यहाँ पर अपन बात करें स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर किस तरह से बनाया जा रहा है। तो देखिए, स्ट्रक्चर ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल। तो स्ट्रक्चर में अपन ने अभी कहा था कि 5 ऑर्बिटल हाइब्रिड ऑर्बिटल बन रहे हैं, 5 क्लोरीन हैं वो उसके साथ इलेक्ट्रॉन साझा कर रही हैं, उसके फलस्वरूप sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर शो किया जाता है, जिसके फलस्वरूप ट्राइगोनल बाइपाइरामिडल स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। तो यहाँ पर अपन बात करें सेंट्रल मेटल आपका फास्फोरस, 2 क्लोरीन परमाणु इधर, थोड़ा नीचे बना लेते हैं, ये आपका फास्फोरस, ये आपका क्लोरीन परमाणु, ये आपके इस तरह से, और 2 आपके इस तरह से। यहाँ पर इनके बीच जो बॉन्ड एंगल फॉर्म किया जा रहा है आपके प्लेन वाले में, इसमें तो आपका इस ओर इक्वेटोरियल कह दें, इस पोजीशन पे तो 120 का बॉन्ड एंगल बनाया जा रहा है, और आपका जो एक्सियल पोजीशन है या एक्सिलरी पोजीशन जिस पे आपका बॉन्ड एंगल 90 डिग्री यहाँ पर बनाया जा रहा है। तो इस तरह से क्या है, इनमें स्ट्रक्चर है वो फॉर्म की जाती है। जनरल आपके जो बॉन्ड है ये जो प्लेन वाले हैं ये तो समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं, जबकि यहाँ पर जो फास्फोरस और जो क्लोरीन है इसके बाद जो एक्सिलरी पोजीशन वाला है ये जनरली इनसे अधिकतम दूरी पर होता है, जिसकी वजह से इनमें प्रतिकर्षण बहुत कम देखने को मिलता है। तो इस प्रकार क्या है कि PCl5 के अंदर आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन है वो शो किया जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स हैं वो बनाते रहें। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।